हेलो डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है प्लांट सेल वॉल। इस लेक्चर में हम जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, उसके संरचना, उसके रासायनिक संगठन और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में। तो कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर स्थित एक कठोर परत होती है जो मुख्य रूप से पौधों, कवक, बैक्टीरिया तथा शैवाल में पाई जाती है। बल्कि पशु कोशिकाओं या ह्यूमन सेल्स में अनुपस्थित होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को आकार देना, सुरक्षा प्रदान करना और बाहरी दबाव से बचाना होता है। अब हम जानेंगे प्लांट सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल और फिर सेकेंडरी सेल वॉल। ये चित्र शो करता है सभी लेयर्स को। तो हम देख सकते हैं जो मिडिल लैमेला है वो सेल वॉल के सबसे बाहर की परत होती है। उसके भीतर जो है प्राइमरी वॉल है और उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल की लेयर्स होती हैं। सेकेंडरी वॉल जो है फिर पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, S1, S2 और S3। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट सेल। अगर हम एलएस को देखें या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखें तो मिडिल लैमेला जो है देख सकते हैं 2 सेलों के बीच सीमेंटिंग का काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे मिडिल लैमेला, जो कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत है। यह पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसे कोशिकाओं को जोड़ने वाला सीमेंटिंग पदार्थ भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से पैक्टिन जैसा पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। इसमें सेलुलोज नहीं मिलता, बस लिग्नीन और हेमीसेलुलोज जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। प्राइमरी सेल वॉल, ये मिडिल लैमेला के नीचे वाला परत है जो सबसे पहले बनने वाली परत होती है। यह पतली और लचीली होती है तथा मुख्यतः सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से बनी होती है। यह विशेष रूप से मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल जब सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तब प्राथमिक भित्ति के अंदर बनती है। इसमें सेलुलोज और लिग्नीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कोशिका को मजबूती और जल रोधक गुण मिलते हैं। यह परत सबसे मोटी होती है और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे सेल के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसका रासायनिक संगठन क्या है। तो इसमें मुख्यतः कुछ स्पेशल स्टार्च जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन और लिपिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलोज की, जो सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का। तो सेलुलोज जो है ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखला से बना होता है। लगभग जो है 500 ग्लूकोज जो है लीनियर मैनर में अटैच रहते हैं और वो जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े रहते हैं। फिर ये रिबन जैसी संरचना बनाते हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्थिर रहते हैं। फिर ये सारे जो पैरेलल रिबन है वो मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल कॉज करता है और एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये कोशिका भित्ति को टेंसाइल या तन्य शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है शाखित पॉलीसेकेराइड है, जिसमें ब्रांचेस होती हैं और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के साथ जुड़कर एक नेटवर्क या जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। पैक्टिन जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्राथमिक कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और कोशिकाओं को जोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स और लिपिड्स।
तो कोशिका भित्ति में कुछ प्रोटीन और एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे पेरोक्सीडेज, सेलुलेज और पैक्टिनेज। इसके अलावा कुछ लिपिड्स जो क्यूटीन, सुबेरीन और वैक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। वैक्स जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में रहता है, जो एंडोडर्मिस को घेरे रहता है, और ये जो है कोशिका भित्ति को जल रोधक बनाते हैं और बाहरी वातावरण से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल वॉल का। इसमें हम देख सकते हैं कि मिडिल लैमेला सबसे बाहर की लेयर जो दिख रही है पतली सी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल सभी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो मुख्यतः बनी है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो जिसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, और ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक से जुड़े हुए ढेर सारे ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पैक्टिन का है, और जो येलो कलर का दिख रहा है वो पेप्टिडोग्लाइकन है, जो इसको एक जोड़ के नेटवर्क जैसा फिल्म बनाते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो सेलुलोज हैं वो ब्रांचिंग नहीं है, उसी में पैक्टिन में उसको जोड़ने का काम करता है और एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम एल्गी सेल वॉल की बात करें तो उसमें जो है और भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैनेंस, जाइलेंस, एल्जिनिक एसिड और सल्फोनेटेड पॉलीसेक्राइड्स। वहीं वाटर मोल्स में ग्लूकोज, ग्लूकेंस और सेलुलोज की मात्रा रहती है। स्लाइम मोल्स में सेलुलोज ज़्यादा रहता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है पेप्टिडोग्लाइकन। वहीं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मोटी होती है, और ग्राम नेगेटिव में पतली होती है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। ये स्ट्रक्चर है फंगल सेल वॉल की, जिसमें हम देख सकते हैं इसका मुख्य स्ट्रक्चर जो है काइटिन है, जो फंगल सेल वॉल को और सेल वॉल से अलग बनाता है। जैसे बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन वो अन्य सेल वॉल से अलग बनाता है, वैसे ही फंगल सेल वॉल का मुख्य कंपोनेंट क्या है, काइटिन और बीटा ग्लूकेंस और साथ में मैनोप्रोटीन्स। अब एक अलग स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, वो कोशिकाओं के बीच मौजूद सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ती हैं। प्राइमरी सेल और बीच में लैमेला कभी भी एक लगातार लेयर के रूप में नहीं होती है, लेकिन टिश्यू के सेल्स में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक संबंध बनाए रखते हैं। आसपास के सेल्स के बीच ऐसे साइटोप्लाज्मिक जंक्शन या ब्रिज को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1901 में इंट्रोड्यूस किया था। प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट सेल्स और एल्गल सेल्स में पाए जाते हैं। ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल है। एनिमल सेल में इस तरह के स्ट्रक्चर को अभी गैप जंक्शन भी कहा जाता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा का चित्र है, दो सेल के बीच के छिद्र को दिखाया गया है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, इसका मुख्य काम क्या है? तो प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट सेल और एल्गल सेल में पाया जाता है, और ये दोनों जो सिम्प्लास्टिक स्पेस और विशेष चैनल को आपस में जोड़ना, जो पानी, आयनों और शर्करा तथा अमीनो एसिड जैसे छोटे सिग्नलिंग अणुओं की आगमन की अनुमति भी देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए मैसेंजर, आरएनए वायरॉइड्स, वायरल जीनोम जैसे छोटे प्रोटीन का परिवहन भी इसके द्वारा होता है। फ्लोएम में कैम्पेनियन कोशिकाओं द्वारा सिम्प्लास्टिक परिवहन के माध्यम से छलनी नलिका कोशिकाओं के कार्यों का विनियमित करने में भी ये सहायक होता है।
ये जो इसका ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे है जो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा जो येलो लाइन है वो सेल वॉल के थ्रू उसका परिवहन हो रहा है। तो दो तरह से परिवहन होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे जो सेल वॉल के थ्रू होता है, दूसरा परिवहन है सिम्प्लास्टिक पाथवे जो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। अब हम बात करेंगे पिट्स की। तो पिट्स क्या है? पादप कोशिका भित्ति में उपस्थित गड्ढों को पिट्स कहा जाता है। ये भित्ति के वे पतले क्षेत्र हैं जहां द्वितीयक भित्ति का जमाव नहीं होता है, जिसमें पास की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन और संचार हो सके। इन्हें पिट पेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से जाइलम कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः पिट्स जो है 3 भाग होते हैं, पिट चैम्बर, पिट अपर्चर और पिट मेम्ब्रेन। कितने टाइप्स के पिट हो सकते हैं? तो पिट मुख्यतः 4 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी पिट, सिंपल पिट, बॉर्डर पिट जो मुख्यतः जाइलम में पाए जाते हैं, और ब्रांच्ड पिट या रेमीफॉर्म पिट जो नाशपाती के स्टोन सेल्स में पाए जाते हैं। पिट्स के मुख्यतः क्या क्या फंक्शंस हैं? तो अगर पिट्स के मुख्य कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य है पदार्थों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। पिट्स के माध्यम से पानी, खनिज और अन्य आवश्यक अणु आयन बगल के कोशिकाओं के बीच आते जाते रहते हैं। दूसरा फंक्शन है कोशिका संचार या कम्युनिकेशन। ये कोशिकाओं के बीच संकेतों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के लिए मार्ग बनाना। पिट्स अक्सर प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक कोशिका के जीव द्रव्य से दूसरे को जोड़ते हैं, जिसमें परिवहन और आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर सपोर्ट, संरचनात्मक सहायता करते हैं ये, जैसे कोशिका भित्ति को लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सकता है। हम देख सकते हैं पिट्स के चित्र। ये जो है सिंपल पिट को दर्शाता है, हाफ सिंपल, और ये जो बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए इसको बॉर्डर पिट कहा जाता है। ये सेल वॉल में पिट को कैसे दिखाया गया है, मिडिल लैमेला सेल वॉल और उसमें बॉर्डर के फॉर्म में बॉर्डर पिट देखा गया है। तो प्लांट सेल के लिए सेल वॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये सेल को बहुत तरह से बचा के रखता है, बहुत सारे फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके मुख्य फंक्शन, शेप और सपोर्ट। ये सेल को संरचना और मजबूती में सहायक होता है। ये पादप कोशिका को एक निश्चित आकार और रिजिडिटी प्रदान करता है, जिससे पौधे सीधे खड़े हो सकते हैं। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन का या सुरक्षात्मक आवरण देने का। यह बाहरी चोट, रोगजनक और प्रतिकूल परिस्थितियों से सेल की रक्षा करता है। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टर्जर प्रेशर या परासरण दबाव को नियमित करना। जब कोशिका में पानी भरता है तो यह उसे फटने से बचाती है, क्योंकि यह कठोर होती है और पानी के दबाव का सामना कर सकती है। नेक्स्ट फंक्शन है कम्युनिकेशन। कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा, जिसकी अभी हम लोग बात किए हैं, चर्चा किए हैं पिछले स्लाइड्स पे, एक नामक छोटे छिद्र होते हैं जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी, पोषक तत्वों और संकेतों को आने जाने में मदद करता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। यह बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या नियंत्रित परिवहन। यह एक बाधा या बैरियर के रूप में कार्य करती है और चुनिंदा पदार्थों को आर पार जाने की अनुमति देती है। इस तरह सेल वॉल जो है सेल की प्रोटेक्शन, उसके ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एक निश्चित
शेप और साइज देने में उसकी बहुत हेल्प करती है। इसीलिए सेल वॉल प्लांट सेल जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में और निश्चित शेप में दिखता है, वहीं एनिमल सेल जो है एक राउंडेड और थोड़ा सा इरेगुलर शेप में दिखता है। ये कुछ रेफरेंसेस है जिससे हम प्लांट सेल के बारे में जानकारी लिए हैं और आगे की स्टडी भी हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।